सभी को गुड मॉर्निंग। जसवीर एजुकेशन इंस्टीट्यूट सांडवा के ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का हमने सिलेबस चालू कर रखा है। उसमें हम पहले अर्थशास्त्र पढ़ रहे थे और जैसा कि आपको पता है कि एसएसटी का और मैथ का पेपर पेंडिंग था 10th का, उसका भी टाइम टेबल आ चुका है। 29 जून एंड 30 जून को पेपर है, तो इसलिए अब और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ें। और यहाँ पर फ़िलहाल जो आपके टॉपिक कराए जा रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है उन लेसनों को हम पहले ले रहे हैं। अर्थशास्त्र कंप्लीट होते हैं, इसके बाद हम पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का जो आपका पोर्शन है वो कोशिश करेंगे कि 29 जून तक उसको हम कंप्लीट करा दें। कल हमारा जो लेसन चल रहा था भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ और नवीन प्रवृत्तियाँ, उसमें हमने लगभग उसके टॉपिक देख लिए थे, लेकिन कुछ 2-3 टॉपिक छोटे से उसके बाकी है। वो करने के बाद में हम नेक्स्ट लेसन जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ पढ़ेंगे। कल हमने राजकोषीय अनुशासन तक पढ़ लिया था। अब हम देखते हैं व्यापार घाटा। आपसे परिभाषा पूछी जाएगी किसे कहते हैं। देखें, जब देश के निर्यातों पर आयातों का आधिक्य होता है, यानी कि हमारा सामान बेच तो कम पाते हैं, ठीक है, और हमें आयात ज़्यादा करना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति जो है वो क्या कहलाती है? व्यापार घाटा। देश बेचे कम और आयात अधिक करना पड़े, तो ऐसी कंडीशन में हमारी जो स्थिति होती है वो क्या कहलाती है? व्यापार घाटे की स्थिति कहलाती है। दूसरा देखें, यहाँ पर एक आपके शब्द आया हुआ है भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन किसे कहेंगे? तो एक देश का मतलब जैसे हम समझ सकते हैं भारत का, एक देश का, भारत का समस्त विश्व के साथ जो उसने एक वर्ष में लेन देन किया है उसका जो संक्षिप्त विवरण होता है वो कहलाता है भुगतान संतुलन। तो एक देश का समस्त विश्व के साथ किए गए लेन देन का संक्षिप्त विवरण, उसे हम कहेंगे भुगतान संतुलन। तो ये व्यापार घाटा हो गया, ये भुगतान संतुलन हो गया। राजकोषीय अनुशासन आपको कल बता दिया था, ठीक है। इसके आगे देखें, हमारे उसमें 1-2 टॉपिक और हैं जो आने की संभावना रहती है। जैसे एक टॉपिक है उदारीकरण, उदारीकरण। देखें, उदारीकरण कहेंगे किसे? जब एक देश अपनी जो आर्थिक नियम होते हैं, एक देश द्वारा आर्थिक नियमों या हम कह दें कानूनों, आर्थिक नियमों या कानूनों में जो सरलीकरण किया जाता है। उदारता का मतलब ही दया होता है, एक तरह से दया दिखाना, ठीक है। तो एक देश द्वारा अपने आर्थिक नियमों और कानूनों में सरलीकरण करने की जो प्रक्रिया है उसे हम उदारीकरण कहेंगे। उदारीकरण हमने क्यों अपनाया, उसकी क्या वजह रही? देखें, देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। 1991 से 1990 से पहले जब भारत में देखें तो सरकार ही उत्पादक थी, मतलब क्या उत्पादन होगा इसका निर्णय सरकार द्वारा ही किया जाता था और सरकार ही नियंत्रक की भूमिका में थी। उत्पादक की भूमिका में भी सरकार थी और नियंत्रक की भूमिका में भी सरकार थी कि क्या क्या नियम लगाए जाएंगे, किस तरह का उत्पादन किया जाएगा, किसका उत्पादन नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में कौन था? सरकार था। तो स्वयं सरकार उत्पादक थी और स्वयं ही नियंत्रक थी, जिससे कि उद्योगों का विकास एक सीमित दायरे में रह गया, विकास हो नहीं पाया उतना, ठीक है। लेकिन 1991 में
जो नई औद्योगिक नीति अपनाई उसके बाद देश के आर्थिक नियमों और कानूनों में सरलीकरण किया गया, जिससे कि उदारीकरण को बढ़ावा मिला। तो आपसे पूछे उदारीकरण किसे कहेंगे, तो उदारीकरण ये है कि देश द्वारा आर्थिक नियमों और कानूनों में सरलीकरण की जो प्रक्रिया है उसे उदारीकरण कहेंगे। 1990 से पहले सरकार ही उत्पादक और नियंत्रक की भूमिका में थी। 1991 की जो नई औद्योगिक नीति आई, आर्थिक नीति अपनाई, जो उस आर्थिक नीति के द्वारा हमने जो है नियमों में छूट दी, जिससे हमारी कंपनियों को बाहर जाने का मौका मिला और विदेशी कंपनियों को भारत में आने का मौका मिला, जिससे उत्पादन को बढ़ावा मिला। भारत एक जो मिश्रित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसकी तरफ बढ़ने लगा। ठीक है, तो ये सब फायदा हुआ उदारीकरण से। इसके बाद देखें, एक है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण शाब्दिक अर्थ बोले देखें तो इसका विश्व का एकीकरण, विश्व का एकीकरण। समस्त विश्व की अर्थव्यवस्था को एक बाजार समझना, पूरा विश्व है उसकी अर्थव्यवस्था को क्या समझना, एक बाजार समझना, वो स्थिति क्या कहलाती है, वैश्वीकरण। यानी कि हम कह दें कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का एकीकरण करना, ये क्या कहलाता है, वैश्वीकरण। कोई भी कहीं भी निर्बाध रूप से बिना रोक टोक के व्यापार कर सकता है, आ जा सकता है, वो स्थिति व्यापार के लिए वो कहलाता है वैश्वीकरण। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, वैश्वीकरण का फायदा क्या हुआ या वैश्वीकरण से क्या क्या हुआ। पहले देखें वैश्वीकरण में होता क्या है, श्रम का प्रवाह होता है, पूंजी का प्रवाह होता है, संस्कृति का प्रवाह होता है, तकनीक का प्रवाह होता है, ये सब प्रवाह होते हैं। ठीक है, देखिए श्रम का, पूंजी का, तकनीक का, संस्कृति का, ठीक है, सेवा का प्रवाह होता है। ठीक है, वस्तुओं का प्रवाह होता है। कैसे होता है, जैसे कोई देश कोई कंपनी हमारे देश में अगर काम करने आ रही है तो नॉर्मल सी बात है वो वहाँ से पूंजी लेकर आएगी। ठीक है, और वहाँ के लोग आएंगे तो हम उनकी संस्कृति के बारे में भी जानेंगे और वहाँ की तकनीक के बारे में भी जानेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विश्व का एकीकरण यानी कि वैश्वीकरण, पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक बाजार समझना, कहीं भी निर्बाध रूप से आकर कोई व्यापार कर सकता है, कोई अपनी कंपनी खोल सकता है। ठीक है, ये स्थिति वैश्वीकरण कहलाती है। इससे लाभ क्या होता है वैश्वीकरण से, तो उपभोक्ताओं के सामने उपभोक्ताओं को चुनने का अवसर मिलता है, वस्तुओं को चुनने का। अगर ज़्यादा से ज़्यादा, अगर एक ही कंपनी होगी, एक ही वस्तु एक ही कंपनी द्वारा उत्पादित की जाएगी, उस वस्तु को दूसरी कंपनी द्वारा अगर उत्पादित नहीं किया जाता है तो उसमें एक तो वो कंपनी अपनी मनमानी के अनुसार मूल्य निर्धारित करेगी और अगर लोगों की लेना भी, उस वस्तु को लेना भी क्या हो जाती है, मजबूरी हो जाती है। लेकिन जब एक ही ब्रांड के, जैसे हम अगर पेस्ट लेने जाते हैं तो कोलगेट का भी मिलता है, क्लोजअप का भी मिलता है, अन्य भी मिलते हैं, तो पेस्ट लेने जाते हैं तो वो ऑप्शन है हमारे पास, वो हमारे पास ऑप्शन है कि हम किसको लें, हमें विकल्प मिलते हैं। तो वैश्वीकरण से क्या होता है, हमें विकल्प मिलने, उपभोक्ता को विकल्प मिलते हैं। एक तो ये। दूसरा, जो वस्तु होती है, वस्तु की जो क्वालिटी होती है, वस्तु की क्वालिटी भी अच्छी मिलती है, क्योंकि बाजार में वही वस्तु टिक पाती है जो कंपटीशन में रहती है और जो वस्तु क्वालिटी वाली होती है। एक तो ये कि वस्तु अच्छी गुणवत्ता वाली, वस्तु अच्छी गुणवत्ता वाली होती है। ठीक है, इसके अलावा उचित मूल्य, क्योंकि जब किसी वस्तु पर एकाधिकार नहीं होता है, उस वस्तु को कई कंपनियां बना रही हैं, तो उचित मूल्य पर वो उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो जाती है। तो ये वैश्वीकरण के फायदे हैं 2-3, और ये वैश्वीकरण है। 10th के हिसाब से आपको इतना याद रखना है कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं, वैश्वीकरण में किस किस का प्रवाह होता है, यही आपको वैश्वीकरण हो गया। एक छोटा सा इसमें ये देखना है कि विश्व के व्यापार के लिए नियम और उपनियम कौन सी संस्था बनाती है, उस संस्था की स्थापना कब हुई है। आपके उसमें 10th में छोटा सा दे रखा है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार
संगठन, तो आपको एक तो पूरा नाम याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है कब स्थापना हुई है, 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। और WTO जो है विश्व व्यापार के लिए, विश्व में व्यापार के नियम और उपनियम बनाता है, या हम कह सकते हैं कि विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को नियंत्रण करने वाली संस्था कौन सी है, तो वो WTA है। आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, स्थापना याद रखनी है। 10th में आपका इतना आया, ज़्यादा नहीं आया है, तो आपको इतना रखना है WTO क्या है, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1 जनवरी 1995 को, वैश्विक नियम, व्यापार हेतु नियम और उपनियम बनाने वाली संस्था है, ठीक है। आगे चलते हैं, लास्ट एक छोटा सा टॉपिक आपको और पढ़ना है, स्वदेशी, स्वदेशी की अवधारणा। तो देखिए स्वदेशी, इसका शाब्दिक अर्थ होता है स्वयं के देश का, स्वयं के देश का। भारतीय उद्योगों को या हम कह सकते हैं भारतीय वस्तुओं व सेवाओं को बढ़ावा देने की जो तकनीक है उसे हम क्या कहेंगे, स्वदेशी। मतलब खुद के देश के उत्पाद को बढ़ावा देने की जो तकनीक है उसे हम क्या कहेंगे, स्वदेशी कहेंगे, ठीक है। अब आपसे एक तो स्वदेशी की परिभाषा, इसका शाब्दिक अर्थ हो गया स्वयं के देश का, क्या अर्थ हो गया, स्वयं के देश का। भारतीय उद्योगों या भारतीय वस्तुओं और सेवाओं को बढ़ावा देने की जो तकनीक है उससे हम क्या कहेंगे, स्वदेशी कहेंगे। इससे फायदा क्या होता है, क्वेश्चन ये बनता है कि इससे फायदा क्या क्या होता है। तो आपको 4-5 बिंदु इसके फायदे के याद रखने हैं कि स्वदेशी के लाभ क्या हैं। तो देखें स्वदेशी के लाभ क्या क्या हैं। स्वदेशी का पहला लाभ ये होगा कि जो घरेलू उद्योग हैं, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। अगर हमारे यहाँ ही उत्पादन होगा तो घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा फायदा क्या होगा कि हम अगर जब अपने घर में ही उत्पादन कर लेंगे तो हमें बाहर से आयात कम करना पड़ेगा। बाहर से क्या करना पड़ेगा, आयात कम करना पड़ेगा। और आयात अगर हम कम करेंगे तो जो मूल्यवान विदेशी मुद्रा है, क्योंकि अगर हम विदेशी से कोई वस्तु खरीदते हैं तो हमें विदेशी मुद्रा चुकानी पड़ती है, तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार वो कम नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, स्वदेशी से आयातों में कमी आएगी, और आयातों में कमी आने से विदेशी मुद्रा की बचत होगी। इसके अलावा और क्या होगा, घरेलू उद्योग उत्पादन करेंगे तो निश्चित रूप से ये है कि वो भारतीयों को रोजगार मिलेगा, ठीक है। और भारतीयों को रोजगार मिलेगा तो तीसरा बिंदु इसका ये हो गया कि भारतीयों को रोजगार या रोजगार को बढ़ावा, या हम कह सकते हैं रोजगार को बढ़ावा। जब भारतीय लोग उत्पादन करेंगे, भारतीय कंपनियां उत्पादन करेंगी, तो नॉर्मल सी बात है वो भारत की संस्कृति के अनुकूल उत्पादन करेगी। तो उत्पादन जो होगा वो संस्कृति के अनुकूल होगा, संस्कृति के अनुकूल उत्पादन। फिर आगे देखें हम, घरेलू उद्योग को बढ़ावा, आयातों में कमी आएगी। कई बार ऐसा होता है कि हम भारत कुछ देशों से वस्तुएं खरीदता है और उन देशों को लाभ होता है, जैसे हम चीन से खरीदते हैं, चीन को लाभ होता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन जो है वो भारत का विरोध करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम वही चीज़ें हमारे देश में उत्पादित होने लग जाएं तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का जो विरोध कर भी लेगा तो उस पर दबाव बना रहेगा, क्योंकि हम उसकी वस्तुएं नहीं खरीदेंगे तो उनको लाभ नहीं होगा। तो ये दूसरा होगा कि कुछ राष्ट्र भारत से लाभ कमाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का विरोध करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का विरोध करते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो भारत पर अपना दबाव नहीं बना पाएंगे। घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, आयातों में कमी आएगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी, ठीक है।
भारतीय को रोजगार मिलेगा, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, संस्कृति के अनुकूल उत्पादन किया जाएगा, किस तरह की संस्कृति है उसके अनुकूल उत्पादन होगा, कुछ राष्ट्र भारत से लाभ कमाते हैं। तीसरा, स्वदेशी की अवधारणा से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमारे देश का जब उत्पादन होगा तो सीधी बात है कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा, राष्ट्र की एकता बढ़ेगी। इसके अलावा देश की जीडीपी और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। जीडीपी मैंने आपको बताया था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, वह राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ठीक है। और एक फायदा और होगा, देख लेते हैं, हम लिख सकते हैं कि देश का जो पैसा है, देश की मुद्रा देश में ही रहेगी, हमें विदेशों देश में ही रहेगी, यानी कि जो लाभ है वो देश को ही होगा। तो ये स्वदेशी के लाभ हैं। ये हमारा लेसन कंप्लीट होता है। एक बार इसको दोबारा देख लें थोड़ा सा। स्वदेशी स्वयं के देश का, घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, आयातों में कमी आएगी, तो आयात अगर कम करना पड़ेगा तो नॉर्मल सी बात है विदेशी मुद्रा की बचत होगी, भारतीयों को रोजगार मिलेगा या रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, और जो अगर भारतीय कंपनियों को बढ़ावा देंगे तो वो भारतीय संस्कृति के अनुसार ही उत्पादन करेंगी, ठीक है। कुछ राष्ट्र भारत से लाभ कमाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का विरोध करेंगे, तो इस समस्या का समाधान होगा, ठीक है। राष्ट्र की एकता बढ़ेगी, जीडीपी और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, देश की मुद्रा देश में रहेगी, यानी कि जो लाभ होगा वो विदेशी कंपनी ना उठाकर भारतीय कंपनियां ही उठाएंगी। आप केवल 5 या 6 बिंदु इसके याद रखें स्वदेशी के 10th के हिसाब से। तो ये स्वदेशी की अवधारणा है। ये आपका जो लेसन है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं और उसकी नवीन प्रवृत्तियां, ये पूरा होता है। अगला लेसन हम शुरू करने जा रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां। देखें, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां क्या क्या है, समझें इस चीज को। सबसे बड़ी चुनौती आती है मुद्रास्फीति की, फिर आती है बेरोजगारी की, फिर हम बात करें गरीबी की, अशिक्षा की। तो अगर पूछे भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी की, ये सभी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष क्या है, चुनौतियां। आपसे कोई पूछे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां क्या, सीधा क्वेश्चन 10th में अगर ये पूछा जाए तो ये चुनौतियां हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष कि हमारे पास मुद्रास्फीति जो है वो उसकी दर बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी है, ठीक है। तो ये सब हमारी जो है चुनौतियां हैं। अब देखिए इनमें से हम इसको पढ़ते एक एक करके। आपका जो 15वां लेसन है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां, इसमें पहला जो बिंदु आपका पढ़ना है वो है मुद्रास्फीति। देखिए मुद्रास्फीति कहेंगे किसे, मुद्रास्फीति तो वस्तुओं के, पहले परिभाषा को समझें, वस्तुओं के औसत कीमत स्तर में होने वाली निरंतर या सतत वृद्धि, इसको मूल्य वृद्धि भी कह सकते हैं एक तरह से, कि वस्तुओं के औसत कीमत में या औसत मूल्य में जो लगातार वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं, मूल्य वृद्धि भी कह सकते हैं। लेकिन यहां ध्यान रखना है आपको कि यहां मैंने वस्तुओं शब्द लिया है, ये मुद्रास्फीति से तात्पर्य किसी एक वस्तु का मूल्य बढ़ना नहीं हो सकता, किसी एक का मूल्य नहीं, किसी एक वस्तु का मूल्य बढ़ना मुद्रास्फीति नहीं कहेंगे। यहां वस्तुओं का समूह, ऐसा नहीं है कि आलू के दाम बढ़ गए तो हम कह देंगे मुद्रास्फीति हो गई, नहीं, वस्तुओं का समूह होगा, बहुत सी वस्तुएं होंगी, उनके औसत मूल्य में अगर लगातार वृद्धि होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति। दूसरा यहां पर एक शब्द आया, कीमत किसे कहेंगे, हमें यह समझना है कीमत किसे कहेंगे। देखिए कीमत किसे कहेंगे, कीमत किसे कहेंगे, तो देखिए मौद्रिक बाजार में यानी कि मुद्रा बाजार में या मौद्रिक अर्थव्यवस्था में
मौद्रिक अर्थव्यवस्था का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जिस अर्थव्यवस्था में मुद्रा का विनिमय के रूप में मुद्रा का लेन देन होता है उस अर्थव्यवस्था की, क्योंकि पहले वस्तु विनिमय चलता था, ठीक है। तो हम अभी पूछ रहे हैं मौद्रिक कीमत किसे कहेंगे, तो मौद्रिक अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु या हम कह दें सेवा, किसी वस्तु या सेवा की एक इकाई के बदले, सेवा की एक इकाई के बदले मुद्रा की जितनी इकाइयों से विनिमय किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, कीमत कहेंगे। देखें दोबारा, मुद्रास्फीति वस्तुओं की औसत कीमत में होने वाली लगातार वृद्धि को हम क्या बोलेंगे, मुद्रास्फीति। यहाँ पर मुद्रास्फीति से तात्पर्य किसी एक वस्तु से ना होकर वस्तुओं के समूह से है। फिर हम देख रहे हैं कीमत किसे कहेंगे, मौद्रिक अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु या सेवा की एक इकाई के बदले मुद्रा की जितनी इकाइयां से विनिमय किया जाता है, विनिमय का मतलब लेन देन किया जाता है, तो उसको हम बोलेंगे कीमत। तो ये हमारा मुद्रास्फीति हो गया, ये कीमत हो गया। अब मुद्रास्फीति की जो माप है वो किस किस से की जाती है वो देखें पहले, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। मुद्रास्फीति की माप, तो माप के लिए थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, राष्ट्रीय आय अवस्फीति, इन मापकों का प्रयोग किया जाता है। भारत में इसका प्रयोग किया जाता है थोक मूल्य सूचकांक का। तो आपको ये रखना है कि मुद्रास्फीति के माप के लिए अलग अलग अर्थव्यवस्था में अलग अलग तरीका है। तो ये मुख्य तरीके हैं थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, राष्ट्रीय आय अवस्फीति, ये अलग अलग तरीके हैं। भारत में थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। इससे आगे हम देखते हैं कि मुद्रास्फीति से हानियां क्या होंगी, मुद्रास्फीति की हानियां। तो देखें, जो लोग निश्चित वेतन या निश्चित मजदूरी प्राप्त करते हैं उन्हें हानि होती है। उन्हें हानि कैसे होती है ये समझें कि 100 रुपये में मान लो 5 किलो आटा आ रहा है, मुद्रास्फीति की दर से बढ़ गई और इस 5 किलो आटे की कीमत कितनी हो गई, 120 रुपये हो गई। अब उनका वेतन तो निश्चित है, उनकी मजदूरी निश्चित है, लेकिन अब उनको 5 किलो आटे के लिए कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा, 120 रुपये चुकाने पड़ेंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि निश्चित वेतन और निश्चित मजदूरी वाला अगर उतनी ही वस्तु लेना चाहेगा तो उसको वस्तु का बढ़ा हुआ मूल्य चुकाना पड़ेगा। तो निश्चित वेतन और मजदूरी पाने वाले को हानि होता है, ठीक है। इसके अलावा देखें आगे क्या होता है, मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है। क्रय शक्ति में कमी कैसे, मैंने आपको भी बताया कि पहले 100 रुपए की वैल्यू इतनी थी, उस 100 रुपए के नोट में इतनी ताकत थी कि वो 5 किलो आटा खरीद पा रहा था, लेकिन अब उस 100 रुपए के नोट में इतनी ताकत नहीं है कि वो 5 किलो आटा खरीद पाए। उसकी क्रय शक्ति करने की जो 100 रुपए की जो क्रय शक्ति है वो घट गई। अब उसको कम से कम 120 रुपए चुकाकर 5 किलो आटा लेना पड़ेगा। तो मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आती है। इसके अलावा देखें, जो बचत करता है, बचतकर्ता को हानि होता है, हानि होती है। बचतकर्ता को हानि कैसे होती है कि आज उसकी मुद्रा का जो मूल्य है, आज अब जो बचत कर रहा है, भविष्य में उसकी मुद्रा का जो मूल्य है, उसकी मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वो घट जाती है, और वो क्रय शक्ति घटने की वजह से बचतकर्ता को क्या होती है, हानि होती है। इसके अलावा देखें, जिसने ऋण लिया है, ऋणी को फायदा होता है। ऋणी को फायदा ऐसे होता है कि मान लो किसी ने 1000 रुपये ऋण आज लिया है,
ठीक है। तो आज के 1,000 रुपये की वैल्यू ज़्यादा है, उसकी क्रय शक्ति ज़्यादा है, लेकिन जैसे मुद्रास्फीति हो गई तो उस 1,000 रुपये जब वो रिटर्न करेगा, वापस देगा, तो उसकी क्रय शक्ति कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब उसने लिया था तब तो उसकी क्रय शक्ति ज़्यादा थी, और जब वो उसको लौटा रहा है तब उसकी क्रय शक्ति क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इस तरह हम कह सकते हैं ऋणी को फायदा है, ठीक है। इसके अलावा देखें आर्थिक नुकसान होता है, ठीक है, और इसके अलावा बेरोजगारी, गरीबी ये बढ़ती हैं। तो ये मुद्रास्फीति से होने वाली हानि है। एक छोटा सा टॉपिक और है, वो हम कर लेते हैं। देखें एक छोटा सा टॉपिक आता है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति व लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, डिमांड रिलेटेड इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट रिलेटेड इन्फ्लेशन। देखें क्या है, इन दोनों को समझने से पहले हमें दो शब्द समझने पड़ेंगे, समग्र मांग और दूसरा शब्द है समग्र पूर्ति। इन दोनों को समझें, उसके बाद में इसको समझना बिल्कुल इजी हो जाएगा। समग्र मांग किसे कहेंगे? समग्र मांग देखें यहां पर कि एक देश में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं पर होने वाला प्रत्याशित व्यय, प्रत्याशित का मतलब यहां पर आशानुरूप, ठीक है। तो सबसे पहले देखें समग्र मांग किसे कहेंगे। समग्र मांग का मतलब ये हो गया कि एक देश में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर होने वाला प्रत्याशित व्यय जो है उसको हम क्या बोल देंगे, समग्र मांग। ये मांग उपभोग के लिए हो सकती है, निवेश के लिए हो सकती है, ठीक है, विदेशों से आयात करने के लिए हो सकती है, ठीक है। तो ये समग्र मांग हो गया। अब हम देखते हैं समग्र पूर्ति। समग्र पूर्ति किसे कहेंगे? तो हमारे पास उत्पादन के जो संसाधन हैं, यानी कि उपलब्ध संसाधनों व तकनीक, जो हमारे पास संसाधन है, जो उपलब्ध तकनीक है, उसके द्वारा हम कितना उत्पादन कर सकते हैं, उसके द्वारा किया गया कुल उत्पादन, उसे हम क्या कहेंगे, समग्र पूर्ति कहेंगे। दोबारा देखें, समग्र मांग एक देश में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर होने वाला प्रत्याशित व्यय तो कहलाएगा समग्र मांग, और मतलब एक देश में वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए कितना व्यय होता है वो तो कहलाएगा समग्र मांग। और समग्र पूर्ति जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है, जो हमारे पास तकनीक है, उनसे हम कितना उत्पादन करते हैं वो क्या कहलाएगा, समग्र पूर्ति कहलाएगा। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि इन दोनों में जब असंतुलन होता है, तो कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है, मुद्रास्फीति। अब ये स्थिति कैसे उत्पन्न होगी, ये कैसे उत्पन्न होगी, जब समग्र मांग बढ़ जाए। देखें यहाँ पर, जब समग्र मांग बढ़ जाए तो समग्र मांग के बढ़ने के कारण जो मुद्रास्फीति उत्पन्न हुई उसे हम कहेंगे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, डिमांड रिलेटेड इन्फ्लेशन, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। देखें समग्र मांग, जब मांग बढ़ेगी तो नॉर्मल सी बात है, वस्तुएं कम होंगी, मांग बढ़ जाएगी तो उसकी कीमत बढ़ेगी, और कीमत का बढ़ना ही क्या है, मुद्रास्फीति, क्योंकि मूल्य वृद्धि क्या है, मुद्रास्फीति। तो समग्र मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, जब समग्र मांग के बढ़ने से मुद्रास्फीति बढ़ती है या वस्तुओं की कीमत बढ़ती है तो उसे बोलते हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। और जब उत्पादन की लागत अधिक आ जाए, उत्पादन की लागत अधिक हो, उत्पादन की लागत अधिक होने से उत्पादन की क्या कम हो जाए, पूर्ति कम हो जाए, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, महंगी लागत पर कोई भी उत्पादन करना नहीं चाहेगा, तो उत्पादन की लागत अधिक हो जाए जिससे क्या हो जाए, पूर्ति कम हो जाए। और आपको पता है पूर्ति कम होगी तो वस्तु की मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ गई तो उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि उत्पादन की लागत अधिक होने से जब वस्तुओं की पूर्ति कम होती है तो इस वजह से जो
मुद्रास्फीति पैदा होती है उसे हम कहते हैं लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। देखें शब्दों में ही है, लागत की वजह से, वस्तुओं की लागत अधिक होने की वजह से पूर्ति कम हो गई और जिससे जो महंगाई बढ़ी उसे हमने कह दिया लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। वस्तुओं की मांग अधिक होने से जो मुद्रास्फीति उत्पन्न हुई उसे हमने कह दिया मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। देखें मुद्रास्फीति की जो हानियां हैं वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए आपको इतना ही है। इजी लेसन है, आराम से इसको पढ़ेंगे, समझने वाला लेसन है, रट्टा नहीं मारे, समझे। हमारे जो दैनिक जीवन में जो घटनाएं घटती हैं उनसे रिलेटेड ही लेसन है, तो इसको समझेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। सभी को धन्यवाद।